Welcome back to my YouTube channel, that is Discourse on Law and Politics. I hope that you all are well. तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज गांधीनियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग जानने का ये कोशिश करेंगे कि गांधीनियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता ही है कि एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी नेशन का सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है, जिसके थ्रू सारे इंस्टीट्यूशन, सारे लॉ गवर्न होते हैं। लेकिन गांधीनियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गांधी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मूविंग फर्दर, आप सबको पता है गांधी जी के बारे में कि गांधी जी इज नॉट ओनली द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने केवल पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बल्कि और कई मुद्दों पे उन्होंने जो है गाइड किया है, डिफरेंट फील्ड्स पे लाइफ के कई जगहों पर उन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैसेज भी दिया है अपने एक्शन के थ्रू ऑल्सो। तो गांधी जी केवल एक इंडियन फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे, बल्कि इन्होंने काफ़ी डिफरेंट चीज़ों पे अपने व्यूज़ दिए हुए हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों पे जो है व्यूज़ देने के लिए एक व्यूज़ जो है उनका है कॉन्स्टिट्यूशन पे ही है। और जब वो व्यूज़ देते थे तो वो ऑब्जर्व करते थे किसी चीज़ को और उसको फिर फॉलो करने का कोशिश करते थे, उसके बाद ही वो उसको जो है उस पर कोई ओपिनियन देते थे। और ये कोई पॉलिटिकल साइंस के एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर, एज एकेडमिशियन की तरह नहीं थे। तो किसी भी प्रकार का इन्हों जो है आप कह सकते हैं किसी भी प्रकार के इनके जो फिलॉसफीज हो किसी एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में हम नहीं रह सकते हैं। तो क्योंकि गांधी जी का मानना भी था कि गांधी जी की जो बातें हैं उसे इस तरीके से न लिया जाए कि ये कोई गांधीज्म है या फिर कोई गांधीनियन फिलॉसफी है। तो इन सब चीज़ों पे वो कहते थे कि मेरी बातों को या मेरे जो संदेश हैं उसको इस तरीके से ना लिया जाए कि ये गांधीवाद है या गांधी का तरीका है सोचने का। ये एक पैटर्न ऑफ लाइफ है जो वो जीते थे। तो इस प्रकार से वो एक ऑब्जर्वेशन भी रखते थे, एक रिजर्वेशन भी रखते थे अपने ओपिनियन के बारे में कि लोग इसको ज़्यादा उस तरीके से ना महिमा मंडित करें कि ये गांधी का या गांधीज्म का एक पार्ट है। So that is where he was thinking about his own thoughts. So moving further, आपको पता ही है कि इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो बनने के प्रोसेस में हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट भी देखा। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 1949 में। लेकिन आपको ये पता ये भी है कि गांधी जी किस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो उनका कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है जहां पे आप ये समझ सकें कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। तो ऐसा कुछ खास मतलब एक डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। उनके व्यूज को अगर समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमें उनके डिफरेंट जो है राइटिंग को देखना पड़ेगा, जो इधर उधर कहीं कहीं उन्होंने लिखे हुए हैं, डिफरेंट रीडिंग्स में इन्होंने लिखे हुए हैं, राइटिंग्स में लिखे हुए हैं। तो उन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा क्योंकि एक जगह आपको मिलने वाला नहीं है। और एक बात और, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये कोई पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर नहीं थे। तो गांधी जी का जो विचार है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसको समझने के लिए हमें उनकी डिफरेंट राइटिंग्स, उनके थॉट्स, व्यूज़ जो कि हिंद स्वराज या और कई जगहों पे पब्लिश हुए थे उसको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम गांधी के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं गांधी जी के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। एक है उसमें अनूथ एक्सपेरिमेंट। अनूथ जो है एक स्मॉल स्टेट था जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट अभी जो है महाराष्ट्र में है, वो साउथ महाराष्ट्र में, वहाँ पे ये है। तो एक स्मॉल स्टेट था, एक बहुत छोटा सा स्टेट था जहाँ पे 70 से लेके 72 गाँवों को मिला के एक छोटा सा राज्य बनाया गया था। और एक बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि इस स्मॉल स्टेट का जो राजा था उन्हें ये लगता था कि जो सत्ता या फिर जो शासन जो होना चाहिए वो लोगों के द्वारा होना चाहिए। तो उन्होंने उनका बिलीफ था कि जो भी लोग हैं सत्ता में, शासन में, वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और ये लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि जो है वहाँ पे शासन और प्रशासन कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार का विचार था वहाँ के राजा का, और इसी विचार के साथ वो गांधी जी से वर्धा में वो मिले गांधी जी से, और वहाँ पे उन्होंने अपने इस विचार को बताया, शेयर किया, और गांधी जी से कहा कि वो जो है वहाँ के राजा, अनूथ के राजा जो हैं वो चाहते हैं कि
सत्ता जो है वो वहाँ के लोगों को सौंप दी जाए और वहाँ पे हम एक एज अ केयर टेकर ही रहें। तो गांधी जी को ऑब्वियसली ये बात काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि गांधी जी को तो आप जानते ही हैं कि वो खुद ही चाहते थे कि ज़्यादा डेमोक्रेसी हो, ज़्यादा जो है प्रजातंत्र हो। तो प्रजातंत्र में तो वो बिलीव करते ही थे। तो इस प्रकार से जो है वो वहाँ पे गांधी जी जो है चाहते थे कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो। तो गांधी जी ऑब्वियसली बहुत ही खुश होंगे, जैसा कि आपने देखा, क्योंकि उनका मानना था कि जो राजा है वो लोगों का सेवक है। तो इट इज जस्ट किंग इज जस्ट लाइक अ सर्वेंट ऑफ हिज पीपल। सो गांधी जी ने केवल इस बात से खुश हुए, बल्कि उन्होंने कुछ चीज़ों को डिक्टेट भी किया वहाँ के राजा को, कि अगर आप अपने राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों को आप शामिल कीजिए और कुछ चीज़ों को आप उसमें इंक्लूड कीजिए। और राजा भी जो वहाँ का था अनुज का, उन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही जो है संविधान बनाया, कानून बनाया, जिस प्रकार से गांधी जी ने बिल्कुल डिक्टेट किया। तो इस प्रकार से ये जो अनुज का एक्सपेरिमेंट है, जो अनुज का एक्सपीरियंस है, इसको हम लोग ले सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति क्या सोच था, क्या विचार था, वो हम लोग अनुज के कॉन्स्टिट्यूशन से समझ सकते हैं। तो अनुज का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसको हमें देखना पड़ेगा। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, कुछ मेजर पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिल तैयार हुआ वहाँ पे अनुज में, वो बिल्कुल गांधी जी के जैसा उन्होंने डिसाइड किया, जैसा उन्होंने बताया वैसा ही तैयार हुआ। और कुछ मेजर पॉइंट्स जो वहाँ के लोगों को मिला एज ए राइट्स के तौर पे उस अनुज के संविधान में, वो ये था कि subject to regard to public morality and non-violence, the right to life, freedom of expression, right to assemble peacefully। यानी हर व्यक्ति को पब्लिक मोरालिटी और नॉन वायलेंस के सब्जेक्ट टू, यानी इन आधारों पे अगर वो ध्यान रखते हुए वो चाहते हैं कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहते हैं, असेंबली चाहते हैं, इकट्ठा होना चाहते हैं, उनको ये राइट मिलेगा। इसके अलावा उन्हें राइट टू वर्शिप भी मिला वहाँ के लोगों को, अगर वो चाहें तो पूजा करने का अधिकार वो भी उनको मिला। तो इस प्रकार से काफ़ी प्रोग्रेसिव समझ सकते हैं कि वहाँ पे राइट्स मिल रहे थे। दूसरा था इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष जो है बिल्कुल समानता का अधिकार, तो ये भी अधिकार वहाँ पे मिला। तो इस प्रकार से कुछ मेजर राइट्स मिलने लगे वहाँ पे। उसके अलावा राइट टू फ्री बेसिक एजुकेशन, कि वहाँ के लोगों को एक जो है शिक्षा का भी अधिकार दिया जाए, इसका भी वहाँ पे दिया गया। आपको पता होगा कि गांधी जी की जो शिक्षा की नीति थी उसको नई तालीम भी बोलते हैं। तो नई तालीम का उन्होंने जो है वो प्रोविज़न अनुज के संविधान में भी हुआ। इसके अलावा राइट टू एम्प्लॉयमेंट और राइट टू मिनिमम सस्टेंस वेजेस फॉर इट, यानी जो सभी को जो है रोजगार मिले और कम से कम उतना उनको वेजेस मिले कि वो सरवाइव कर सके, अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। आप सबको पता ही है कि गांधी जी ग्राम पंचायत के बारे में काफ़ी सोचते थे। वो चाहते थे कि स्वराज हो, लोग खुद अपने लिए सोचें, खुद अपने लिए शासन प्रशासन करें। तो उन्होंने वैसे ही वहाँ के अनुज के संविधान के लिए एक प्रावधान जो है सजेस्ट किया कि गांव के लोग एक विलेज काउंसिल बनाएंगे और जिसका जो हेड होगा वो सरपंच होगा और जिसे पंचायत के लोग ही चुनेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है स्वशासन की जो बात थी और जो प्रजातंत्र की बात थी वो ग्रामीण स्तर से भी शुरू होना चाहिए, इसका जो है विचार उन्होंने पहले ही अनुज के संविधान में साझा कर दिया था। और भारतीय संविधान में भी आप देखिए अनुच्छेद 40 जो है डीपीएसपी का जो पार्ट है, वहाँ पे भी आपको जो है डीपीएसपी में जो है आपको ये दिखाई देगा कि हमने ग्राम पंचायत के बारे में प्रोविज़न रखा। इसके अलावा संविधान के द्वारा जो संशोधन हुआ 11th अमेंडमेंट जो हुआ उसके थ्रू भी जो है विलेज पंचायत के बारे में बहुत से पावर्स दिए गए हैं। 11th शेड्यूल, जो 11th शेड्यूल हुए उसके थ्रू जो है काफ़ी जो है उनको पावर्स दिए गए। और 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ग्राम पंचायत के लिए विशेष प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार से देखिए गांधी जी का पहले से ही विचार था कि जो है शासन की जो इकाई है वो ग्रामीण स्तर से, निचले स्तर से ही शुरू होना चाहिए और इस प्रकार से लोगों को ये अधिकार मिलना चाहिए। और ये जो पंचायत है इसको जो मुख्य अधिकार है या जो मुख्य कार्य ये होगा कि वो सीवेज, रोड और जो पब्लिक प्लेसेस है उसको मेंटेन करे,
जो गांव के लोगों के लिए खेती के लिए या फिर पशुओं के लिए जो चारागाह है उसको मेंटेन करे, जो बाजार है उसको मेंटेन करे। तो अगर आप इसको देखिए तो संविधान का जो 11 शेड्यूल है, तो संविधान का 11 शेड्यूल है, उसमें ये बिल्कुल आपको ये सारे चीज़ें जो है वहाँ पे दिखाई देगा। तो संविधान के बनाने में गांधी जी ने कोई डायरेक्टली, इंडिया के संविधान बनाने में कोई डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपने विचार कई जगहों पे लिखे हुए थे। और अनुद का संविधान जो कि पूर्णतः उनके जो है कहने पे बनाया गया, जिस तरीके से उन्होंने कहा, उसी तरीके से बनाया गया था। तो ये एक प्रकार से लोगों के लिए कह सकते हैं एक तरीका है समझने का कि गांधी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक और राइटिंग है जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं गांधी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। और जो राइटर है श्रीमन नारायण जो है, उन्होंने गांधी के संविधान के ऊपर एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इस बुक को जरूर पढ़िए, क्योंकि इसमें गांधी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए वो बताया गया है। और ये मिस्टर श्रीमन नारायण ये गांधी के काफ़ी क्लोज थे, तो इनके जो थॉट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखते हैं कि इस बुक में जो कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया है, इसमें गांधी जी के संविधान के बारे में क्या क्या मुख्य बातें कही गई हैं, या गांधी जी कैसा समझते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए समझते थे। चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला एक प्रोविजन जो गांधी जी चाहते थे देश के लिए या उनके कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए था, वो था इक्वलिटी बिफोर द लॉ इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स और द वेल्थ। सो दिस इज द वे यू कैन सी कि गांधी जी का कहना था कि ये सब जो है सभी को समानता का अधिकार मिले, और इस बात को ध्यान में रखे बगैर कि उसका कास्ट क्या है, उसका सेक्स क्या है, कितना उसके पास पैसा है, इसका ध्यान बिल्कुल ना रखा जाए। सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और क्या क्या बातें मुख्य थी, दूसरा ये था कि सभी व्यक्ति को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि सभी गवर्नमेंट जॉब्स में उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। किसी भी नागरिक को केवल इस आधार पे कि उसका धर्म क्या है, कास्ट क्या है, इसके आधार पर उसको डिसेबल नहीं किया जाए। इसके अलावा सभी व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ असेंबली मिले सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, जैसे मैं पहले ही बताया कि पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक मोरालिटी को ध्यान रखते हुए। इसके अलावा लोगों को डिस्कशन करने का और असेंबली करने का भी राइट मिले। इसके अलावा शिक्षा पे काफ़ी जोर देते थे कि फ्री बेसिक एजुकेशन तो मिलना ही चाहिए। तो जो नई तालीम है गांधी जी का, कभी मौका मिलेगा तो हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि नई तालीम पे हमें डिस्कस करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो फ्री बेसिक एजुकेशन के बारे में गांधी जी चाहते थे कि सभी नागरिकों को ये मिले, कम से कम बेसिक एजुकेशन तो मिले। और अगर आप देखिए हमने जो आर्टिकल 21A ऐड किया है वो इसी बात की तरफ फोकस करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है गांधी के कॉन्स्टिट्यूशन पर काफ़ी आधारित है। इसके अलावा वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में भी चाहते थे, सभी को समान रूप से मत देने का अधिकार मिले, यानी वोट देने का अधिकार सबको बराबर रूप से मिले। ये उनका एक जो है विचार था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। ये सारी बातें जो है श्रीमन नारायण ने अपनी बुक गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया में लिखा हुआ है कि गांधी जी कैसा सोचते थे कि जब भी देश का संविधान बने तो संविधान किस तरीके से बने। और इसके अलावा वो चाहते थे कि यहाँ पे कोई जमींदारी सिस्टम ना हो, और जो जमीन है वो जो है केवल जो एक्चुअल टीलर है उसको मिले, जो उसका जो सही रूप से जो है वहाँ पे कार्य कर रहा है उसको मिले। ये जमीन किसी व्यक्ति के विशेष के हाथों में ना जो है रहे, ये उन व्यक्तियों को मिले जो कि उस धरती पे या उस जमीन पे काम करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया बेसिक एजुकेशन के बारे में, वो यहाँ पे दोबारा दिखाई दे रहा है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी वहाँ पे है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सब मेजर पॉइंट्स थे जो कि गांधी जी ने अपने संविधान को बनाने के लिए सोचा था इस तरीके से। तो और वो चाहते थे इसके अलावा कि कुछ ड्यूटीज़ भी होने चाहिए नागरिक के लिए। ऐसा नहीं कि केवल राइट्स ही होना चाहिए, राइट्स के अलावा यहाँ पे ड्यूटीज़ भी होने चाहिए सिटीजन्स के ऊपर। तो आपने देखा कि हमने जो है अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 51A ऐड किया जिसमें ड्यूटीज़
ऐड किया सिटीजन्स के लिए, वो भी एक प्रकार से गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो काफ़ी जो है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। तो अगर आप विलेज पंचायत को देखिए, अगर आप एजुकेशन को देखिए, अगर आप जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ को देखिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को देखिए, तो काफ़ी चीज़ें जो है भारत का संविधान गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही आधारित है। तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस कर सकें। अगर आपको लगता है कि कुछ और पॉइंट डिस्कस करना चाहिए इसके विषय में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लोग ज़रूर वीडियो बनाएंगे उस पर। और मुझे लगता है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और लोगों को साझा करें, जिससे कि गांधी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है ये बाकी लोगों को भी पता चले। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।